हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सौम्यकांत लर्निंग। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक्स का पार्ट वन देखा और उसमें हमने ये सीखा कि फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ती है और कुछ बेसिक रेशियोज वगैरह हमने फंडामेंटल एनालिसिस के पिछले वीडियो में कवर किए थे। तो उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट लेकर मैं दूसरे वीडियो में आया हूँ, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस का कंक्लूडिंग पार्ट होगा। तो बिना समय गवाए मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट बी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्राइस ऑब्लिक अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो जो होता है पीईजी रेशियो। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में सुना है, ये प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो होता है। तो इसमें ग्रोथ और जुड़ जाता है, जिससे हमको एक कंपनी के ग्रोथ के बारे में पता लगता है। तो पीजी रेशियो क्या होता है? तो पीजी रेशियो जो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिवाइडेड बाय द ग्रोथ रेट ऑफ इट्स अर्निंग। जो एक कंपनी जो अर्निंग्स कर रही है डिफरेंट सोर्सेस से, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के डिवीजन में उसका ग्रोथ को हम मेजर करते हैं इससे, ताकि हमको ये पता चले कि हम प्राइस और अर्निंग से कितना ग्रोथ कर सकते हैं, वो कंपनी कितना ग्रो कर सकती है। अगर कंपनी ग्रो करेगी तभी तो हम इन्वेस्ट करेंगे ना। तो इससे हमको ये पता लगता है कि कंपनी, और ये बेसिकली 12 मंथ के बेस पे होता है, तो इससे ये पता लगता है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो ओवर, उसकी वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। जैसे कि अगर पीजी रेशियो 1 से कम हुआ तो वो बेस्ट कहलाता है, वो अंडर वैल्यूड। अगर कोई स्टॉक मान के चलिए, अगर वो ओवर वैल्यूड होगा और कोई स्टॉक महंगा होगा पीजी या पी रेशियो में, तो किसी महंगे चीज को तो हम खरीदेंगे नहीं, हम सस्ते चीजों को खरीदना चाहेंगे। तो पीजी रेशियो का जितना ज्यादा होता है वो उतना महंगा होता है। 1 के आसपास जहां हमको मिलता है, वहां पे एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी उस स्टॉक की बनी रहती है। तो पीजी रेशियो बेसिकली हमको एक ग्रोथ और उसका वैल्यूएशन को बताता है। अगला जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आरओसीई। तो बेसिकली आरओसीई जो होता है, हमने एक कंपनी ने कैपिटल एम्प्लॉय किया। दो चीजें जानिएगा इसमें, इन्वेस्टेड कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड में डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हम यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टेड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कंपनी के बिजनेस में लगातार इन्वेस्ट किया जा रहा है। जो जैसे हमारे शरीर में खून बहता है, धीरे धीरे खून बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, कम होता है। तो वैसे ही इन्वेस्टेड कैपिटल होता है। लेकिन हमारा शरीर का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो कंपनी के पास टोटल कैपिटल होता है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसीलिए हम इन्वेस्टेड कैपिटल की बात नहीं कर रहे, हम कंपनी के टोटल कैपिटल की बात कर रहे हैं जो पूरी कंपनी के पास है। तो इससे हमको उसके परफॉर्मेंस को मेजर करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें सबसे पहले आ जाता है एबिटा। एबिटा क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एमोटाइजेशन, ये होता है एबिटा। मतलब टैक्स, एमोटाइजेशन, इंटरेस्ट वगैरह के पहले जो हमारा टोटल अर्निंग होता है। एबिटा अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू आरओसी निकल के आता है। तो इससे कंपनी कितना एफिशिएंट है, वो प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर पाएगी या नहीं, वो आगे चल के प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं, ये चीज हमको आरओसी बताता है। अगर आरओसी अच्छा है, ज्यादा है, यहाँ उल्टा हो जाएगा, पी रेशियो और पीजी रेशियो से उल्टा हो जाएगा।
तो अगर कंपनी का आरओसी ज्यादा है, जितना ज्यादा होता है उतना कंपनी अच्छी होती है। अगर कंपनी का आरओसी कम हो जाएगा तो कंपनी, भाई अर्निंग, आप कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना कैपिटल आपने लगाया उससे ज्यादा अर्निंग आना चाहिए आपका। अगर अर्निंग ज्यादा आएगा तभी तो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी ना। तो अर्निंग अगर ज्यादा होगा तो फिर आरओसी भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए आरओसी का जितना ज्यादा होना कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये हो गया हमारा आरओसी। मैं देखिए बेसिक पॉइंट्स को क्लियर कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ किसी चीज के, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मैं डेप्थ में जाऊंगा तो फिर आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। डेप्थ के लिए हम आगे चल के एडवांस्ड में कवर करेंगे। तो बेसिकली ये होता है आरओसी। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल में के बराबर ही होता है हमेशा। आरओसी का कंपैरिजन हमेशा पीयर टू पीयर करना चाहिए। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हम उसी सेम इंडस्ट्री का, जैसे मान लीजिए अगर कोई फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर में उसके कौन कौन से कंपीटर है, उसका हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे कि किसका आरओसी ज्यादा बेटर है। तो इससे हमको एक पिक्चर परफेक्ट चीज मिल जाता है कि हाँ, ये कंपनी अगर हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक्स वाई जेड जो भी कंपनी है उसमें हम अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका आरओसी के बेस पे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ, ये कंपनी आगे चल के प्रॉफिटेबल रह सकती है कि नहीं। तो बेसिकली ये हो जाता है आरओसी। अब अगला आ जाता है आरओई। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या चीज है? रिटर्न ऑन इक्विटी वो चीज है कि कंपनी अपने कैपिटल को, जो शेयर होल्डर हमने जो इन्वेस्ट किया है, एक कंपनी आईपीओ लाती है कि हमको इतना कैपिटल चाहिए, भले वॉट एवर इज द रीजन, जिस कारण से हो, या तो उसको डेब्ट चुकाने या कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे कि हमने फंडामेंटल्स में ऑफ स्टॉक मार्केट में बताया था, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में हमने जो बताया था। तो उसमें शेयर होल्डर्स जब आईपीओ खरीदते हैं तो वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। अब उस कैपिटल को क्या कर रही है कंपनी, सही तरीके से संभाल रही है कि नहीं, या उस कैपिटल, हमारे खून पसीने की मेहनत की कमाई के पैसे को कंपनी बर्बाद कर रही है, ये चीज हमको जानना बहुत जरूरी है। तो ये हमको कौन बताएगा? ये हमको बताता है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। हमने जो इक्विटी लिया है या हमने जो शेयर परचेज किया है उसमें हमको क्या रिटर्न मिल रहा है, हमको कंपनी क्या रिटर्न दे रही है। तो वो चीज हमको बहुत जानना जरूरी होता है। तो ये हमको बताता है आरओई, क्योंकि आरओई का सीधा सीधा फॉर्मूला जो होता है वो होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो अगर आरओई नेगेटिव है, अब सबसे पहले इस चीज को जान लेते हैं कि जितना ज्यादा आरओई होगा कंपनी का मैनेजमेंट उतना एफिशिएंट होगा। क्योंकि इनकम अगर ज्यादा हो, अगर कंपनी का, देखिए बेसिक चीज देखिए, कंपनी का आरओई कैसे ज्यादा होगा? अगर कंपनी का नेट इनकम ज्यादा होगा। अगर शेयर होल्डर्स की इक्विटी ज्यादा हो गया तो फिर तो कंपनी का इनकम कम हो जा रहा है, आरओई कम हो जा रहा है। तो भाई, हम पैसा लगा रहे हैं, उससे आप कुछ कमा रहे हो कि नहीं? या फिर कुछ कमा नहीं रहे हो आप, बिना मतलब हमसे पैसा ले लिए। तो इस चीज को हमारे हमको जानना बहुत जरूरी है। वो हमको बताएगी आरओई। अब इस चीज पे आते हैं कि आरओई कई बार नेगेटिव भी होता है। अब वो नेगेटिव कैसे होता है? इसके दो कारण होते हैं। आरओई नेगेटिव होता है तभी जब एक कंपनी लॉस बना रही है। लॉस बना रही है तो उसका नेट इनकम नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स देखिए, कोई भी एक्स, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू माइनस ही होता है, माइनस जेड ही होता है। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इसीलिए उसका नेगेटिव होगा। जब कंपनी का आरओई नेट इनकम के कारण नेगेटिव हो रही है, वो
हमारे लिए खतरनाक है। ऐसी कंपनी से दूर रहना भलाई है। और अगर कंपनी का नेगेटिव एक और रीजन होता है कि शेयर होल्डर्स इक्विटी के कारण होता है। कई बार कंपनी का नेगेटिव शेयर होल्डर्स इक्विटी के कारण होता है कि कंपनी इनकम तो बना रही है लेकिन शेयर होल्डर्स निकलते जा रहे हैं, तो कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल में आ जाती है। तब वो चीज कंपनी का के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो इनकम जनरेट कर रही है। इनकम जनरेट कर रही है मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रही है। हमारा मेन एम क्या है? हमको कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखना है, और वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए। तो वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी जब तक आ रहा है कंपनी का, तब तक वो बहुत ज्यादा बेटर है। तो इसीलिए ये हो गया आरओई का कंसेप्ट। अब हम अगले पे जाते हैं, बैलेंस शीट एनालिसिस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमको करना बहुत जरूरी है। हर कंपनी का बैलेंस शीट को एनालाइज किए बिना हम कंपनी के प्रोग्रेस या कंपनी का पूरा पिक्चर बैलेंस शीट में दिखता है। क्योंकि कंपनी बैलेंस शीट में दो चीजें होती है, देखिए, एसेट्स एक तरफ लायबिलिटीज। हमेशा एक चीज जान लीजिएगा, जो अकाउंट्स बैकग्राउंड से है या फाइनेंस बैकग्राउंड से है उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको शायद ना पता हो, तो मैं बता देता हूं कि बैलेंस शीट में एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा इक्वल रहती है। तो एसेट्स में क्या क्या होता है? एसेट्स में चीजें होती हैं लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो सिर्फ लायबिलिटी नहीं, शेयर होल्डर्स इक्विटी भी रहेगी इसमें, क्योंकि शेयर होल्डर्स इक्विटी भी एक लायबिलिटी है। आपने मुझसे पैसा लिया या कंपनी ने आपसे पैसा लिया, तो उसको वो पैसे का कुछ रिटर्न भी तो आपको देना पड़ेगा। वो उसकी कंपनी की जिम्मेदारी है आप। तो इसीलिए शेयर होल्डर्स की इक्विटी हमेशा एक लायबिलिटी होती है। तो इसीलिए एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब एसेट्स में दो तरह के होते हैं। हमको ध्यान देना है सबसे पहले करंट एसेट, क्योंकि करंट एसेट फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट होता है। वैसे ही लायबिलिटी में फिक्स्ड लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी होती है। तो हमको ध्यान देना है सबसे पहले करंट एसेट्स पे, क्योंकि हम करंट एसेट वो चीज होता है जिसका 1 साल या उससे कम का लाइफ स्पैन, उसकी उम्र 1 साल या उससे कम हो। अगर कोई चीज, जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट रिसीवेबल, आपने किसी को उधार दिया, उससे पैसा आपको मिलेगा, तो वो 1 साल के अंदर आपको मिल जाएगा। तो वो हो गया आपका करंट एसेट। हाँ, तो करंट एसेट की का पे ध्यान इसलिए देना है क्योंकि हमारे लिए कैश कैश का फ्लो बहुत जरूरी है। और करंट एसेट 1 साल के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, या जो भी उसका 1 साल से कम में जो भी टेनियर है, 6 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, उसमें हमारा वो करंट एसेट कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे सेम चीज है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज इसलिए खतरनाक है कि कंपनी को 1 साल के अंदर वो पे करना है। जैसे अगर कंपनी ने 1 साल के लिए किसी से उधार लिया, तो वो कंपनी को 1 साल के अंदर पे करना है, तो वो आपके कैश में से जाएगा, कैश में से ही पे होगा। तो इसीलिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पे हमको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर करंट एसेट्स ज्यादा है, करंट लायबिलिटीज कम है, तो वो बेनिफिशियरी है। करंट लायबिलिटीज ज्यादा है और करंट एसेट्स कम है, तो वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अगला चीज है प्रॉफिट। प्रॉफिट में सबसे पहले आता है ओपीएम। ओपीएम क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो प्रॉफिट हमारा ऑपरेशंस के थ्रू आता है, जो हमारा रेगुलर प्रॉफिट होता है, क्वार्टर टू क्वार्टर या साल एनुअली जो प्रॉफिट होता है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू आता है। तो ओपीएम हमेशा हमको बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए। अगर बढ़ता हुआ नहीं तो कम से कम घटता हुआ ना हो, तभी वो कंपनी सस्टेनेबल है। अगर ओपीएम या प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है,
दैट मीन्स कहीं ना कहीं बैलेंस शीट या किसी भी चीज में प्रॉब्लम है। या तो कंपनी ज्यादा उधार ले रही है, या तो कंपनी कहीं ना कहीं पे लॉस कर रही है, या कंपनी का मैनेजमेंट सस्टेनेबल नहीं है। ये हमको ओपीएम बता देता है। अब अगला चीज, रिजर्व्स। रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कंपनी में कहीं से बड़ा ऑर्डर आया, जितना कैश कंपनी के पास नहीं है उससे ज्यादा ऑर्डर आया, तो कंपनी कैसे सरवाइव करेगी? उसके लिए कंपनी कुछ रिजर्व्स रखती है, रिजर्व फंड रखती है। तो वो रिजर्व्स कितने हैं कंपनी के, वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं? अगर घट रहे हैं, किस कारण से घट रहे हैं? एनालिसिस करेंगे तो डेप्थ में घुस के एनालिसिस कीजिएगा कभी भी, कि अगर रिजर्व्स बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर घट रहे हैं तो किस कारण से घट रहे हैं। भाई, आप मान मान के चलिए, हमेशा रिजर्व्स घटना गलत बात नहीं होता। आप मान के चलिए एक कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जो उसके कैश या उसके वैल्यू से ज्यादा है। वो उस समय कंपनी अपने रिजर्व्स को काम पर लगाएगी। तो नेचुरल बात है, वो कंपनी जब तक उस ऑर्डर को कंप्लीट नहीं करेगी तब तक वो रिजर्व घटते जाएंगे। लेकिन काम कंप्लीट करने के बाद वो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर लेगी और फिर रिजर्व बढ़ जाएंगे। तो ये चीज हमको बहुत जानना जरूरी है कि कंपनी के रिजर्व्स घट रहे हैं तो किस लिए घट रहे हैं। तो रिजर्व्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बैलेंस शीट में। अगला होता है बोरोइंग्स। कंपनी की बोरोइंग्स यानी उधारी। एक सिंपल कंसेप्ट देखिए, कोई इंसान आपसे 1,000 रुपए मांग रहा है, उसकी महीने की सैलरी 10,000 रुपए है, और वो ऑलरेडी 20,000 रुपए उधारी में चल रहा है। तो क्या आप उसे उधार देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वो आपको उधार पटा ही नहीं पाएगा। तो वैसा ही चीज कंपनी का होता है। अगर कंपनी बहुत ज्यादा उधार में है तो वो कंपनी आगे चल के नुकसान करने की संभावना बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके लिए हमको अदर फैक्टर्स को भी ध्यान में देना पड़ता है। तो इसीलिए बोरोइंग्स हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। जो डेप्ट, हम जो डेप्ट बोलते हैं, तो डेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अब एक चीज होता है, यहाँ पे आ जाती है CWIP। CWIP होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो एक फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में आता है। अब मान लीजिए कंपनी एक बिल्डिंग बना रही है, वो बिल्डिंग उसका एसेट है, लेकिन वो बिल्डिंग अभी बन रहा है, तो उस पे तो कुछ एक्सपेंस होगा ना। सीमेंट लगेगा, ईंटें लगेंगी, रॉड्स लगेंगे, लेबर पेमेंट है, ये सब मिला के कुछ एक्सपेंडिचर होंगे। लेकिन जब वो बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी बिल्डिंग, तब वो कंपनी की एसेट बन जाएगी और उसकी वैल्यू बढ़ेगी फिर आगे चल के। तो इसीलिए CWIP को हम हमेशा एसेट्स में लेते हैं, और CWIP की वैल्यू भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बैलेंस शीट में हमको बेसिकली इन सब चीजों पे ध्यान देना जरूरी रहता है। लेकिन बैलेंस शीट हमेशा देखिएगा क्वार्टर टू क्वार्टर या एनुअली। एनुअली देखेंगे, आपको एक कंपैरिजन मिलेगा। हम आगे चल के इस चीज को देखेंगे भी, कि एक कंपैरिजन हमको मिलते जाएगा कि बैलेंस शीट देख के हमको कैसे क्या पता चलता है। आगे हम आएंगे कैश फ्लो। कैश फ्लो, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, कैश फ्लो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना पैसे की कोई भी बिजनेस नहीं चल सकती। हर चीज के लिए पैसा चाहिए। बिल्स पे करना है, सैलरी देना है, परचेज करना है, हर चीज के लिए कैश चाहिए। तो बिना उसके कैश कैश के काम नहीं हो सकता। इसीलिए कैश फ्लो का बढ़ना बहुत जरूरी है, और कैश कंपनी के हाथ में रहना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी की कैश फ्लो घट रही है, उसका भी कारण है, कि कंपनी की कैश फ्लो क्यों घट रही है उसको जानना जरूरी है। हमेशा ऐसा नहीं कि कंपनी की कैश फ्लो घट रही है मतलब कंपनी बेकार है। किस लिए घट रही है कंपनी की कैश फ्लो, आगे चल के बढ़ सकती कि नहीं, इन चीजों को एनालिसिस डेप्थ में करना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया हमारा कैश फ्लो। अगला आ जाते हैं हमको क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है।
आप देखेंगे मार्केट किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट पे बढ़ता है वो स्टॉक, और क्वार्टरली रिजल्ट पे घटता भी है। मार्केट का एक एक्सपेक्टेशन रहता है, तो वो एक्सपेक्टेशन कैसे जनरेट होता है? प्रीवियस रिजल्ट्स के बेस पे। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में हमको क्या देखना चाहिए? प्रॉफिट। नॉर्मल सी बात है कि प्रॉफिट के बिना तो कंपनी चलेगी नहीं। अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी करेगी तभी वो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तभी वो लोगों को भरोसा होगा ना उस कंपनी पे कि हाँ ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही मतलब ये ग्रो करेगी। तो तभी उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा, लोगों को भरोसा होगा तभी तो इन्वेस्ट करेंगे ना लोग। तो प्रॉफिट के बेस पे कंपनी का एक परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा दिख जाता है। अगला चीज होता है सेल्स। सेल्स सबसे बड़ा इनकम होता है किसी भी कंपनी के लिए। अदर इनकम्स कंपनी के होते हैं, जैसे कंपनी, बहुत सी कंपनियां कहीं इन्वेस्ट करती हैं, छोटे मोटे बहुत से काम करती हैं, वहां से उनको इनकम आता है। लेकिन मेजर इनकम किसी भी कंपनी के लिए उसकी सेल्स होती है। तो इसीलिए सेल्स का बढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर कंपनी के लिए। आप देखेंगे मार्केटिंग और सेल्स की टीम रहती है अलग अलग, उनको टारगेट दिया जाता है क्योंकि सेल्स हर कंपनी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो सेल्स पे हमको हमेशा नजर रखनी चाहिए, सेल्स हमेशा बढ़ते रहना चाहिए कंपनी का। अगेन ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जैसे कि मैंने आपको बोला प्रॉफिट होगा। अब मान लीजिए प्रॉफिट, कई बार प्रॉफिट ज्यादा होता है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऑपरेशंस में कॉस्ट ज्यादा लग रहे हैं। प्रॉफिट तो आ रहा है लेकिन उसके बाद में, प्रॉफिट के बाद में जो कॉस्ट लग रहा है, आफ्टर प्रॉफिट कॉस्ट जो होता है, वो कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए टैक्स। अगर टैक्स ज्यादा हो जा रहा है या इंटरेस्ट, कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो ज्यादा हो जा रहा है, तो वो चीजें कंपनी की ओपीएम को कम कर देती हैं, जबकि प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इसीलिए ओपीएम पे नजर रखना भी हमको बहुत जरूरी होता है। अब अगला चीज हो जाता है प्रॉफिट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। ये इसलिए कि कंपनी कितना टैक्स पे कर रही है। टैक्सेस अगर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। प्रॉफिट तो कंपनी जनरेट कर ले रही है लेकिन टैक्स के चक्कर में वो प्रॉफिट कम हो जा रहा है। तो वो टैक्स पे किस तरह से काम कर रही है, वो चीज हमको देखना जरूरी है। और अगला चीज हो जाता है एक्सपेंसेस। कंपनी के खर्चे क्या है? खर्चे, जैसे इनकम बढ़ना चाहिए तो खर्चे कम होना चाहिए। हाँ, कई बार खर्चे बढ़ते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन उस रेशियो में इनकम को ज्यादा बढ़ना चाहिए, ये हमको देखना चाहिए। ठीक है, अगर कंपनी की ग्रोथ है, कंपनी बड़ी हो रही है, मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी में 100 एम्प्लॉई है, अब वो कंपनी बड़ी हुई, वहां 150 एम्प्लॉई आए, तो 150 एम्प्लॉई आए तो 50 एम्प्लॉई और जुड़ गए। 50 एम्प्लॉई जब जुड़े हैं तो 50 एम्प्लॉई का सैलरी तो देना पड़ेगा ना। तब कंपनी उतना अगर प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसमें से अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है, 50 एम्प्लॉई का सैलरी बढ़ रहा है, तो उसमें हमको नुकसान नहीं, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है। उसमें हमको कोई नुकसान नहीं है क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है, और हमको चाहिए कि कंपनी ग्रो करे, तभी हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सब चीज, एक कंपनी के परफॉर्मेंस को जानने के लिए हमको क्वार्टरली रिजल्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अब अगली चीज आती है होल्डिंग्स। होल्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट्स बता दूं, होल्डिंग्स कितनी तरह की होती है, किन किन की होल्डिंग्स होती है। प्रोमोटर्स होल्डिंग, एफआईआई होल्डिंग, डीआईआई होल्डिंग, रिटेलर होल्डिंग। एक और होल्डिंग मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया है, जो कई बार होती है, वो होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग। उनकी भी एक होल्डिंग होती है कई कंपनीज में। तो वो खैर आफ्टर फैक्टर है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि उनकी होल्डिंग्स बहुत ज्यादा नहीं होती है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है, क्योंकि वो होल्डिंग करते हैं तो फिर लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, तो
डाइल्यूट नहीं करते उसको। तो सबसे पहले आ जाती प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर मतलब क्या? कंपनी के प्रोमोटर्स, मालिक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये हो गए कंपनी के प्रोमोटर्स। जो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं वो कंपनी की प्रोमोटर्स हो गए। अब देखिए, प्रोमोटर्स की होल्डिंग ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? हमेशा ये ध्यान रखिएगा, अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम हो रही है उसका मतलब कंपनी में कुछ झमेला है। और उसका रीजन क्या है? बेसिक कंसेप्ट है, आप एक कंपनी चला रहे हैं, आपकी कंपनी बहुत अच्छा चल रही है, क्या आप अपने शेयर छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। आप अपने शेयर को पकड़े रहेंगे क्योंकि आपकी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो प्रोमोटर क्यों अपने शेयर्स को छोड़ेंगे? वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और अगर वो शेयर को छोड़ते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी की परफॉर्मेंस में कोई ना कोई कमी है, या अभी नहीं है तो आगे चल के हो सकती है, पॉसिबिलिटी उसकी बन जाती है। तो इसीलिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगला चीज हो जाता है एफआईआई और डीआईएस की होल्डिंग। एफआईआई कौन होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और डीआईएस होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो एफआईएस हो जाते हैं हेज फंड्स वगैरह, ये जो हो जाते हैं एफआईएस हो जाते हैं। तो ये, इनके पास पूरी एक टीम रहती है जो हर चीजों को एनालाइज करती है। हर एक बंदा एक एक चीज में एक्सपर्ट होता है। तो इनको पता होता है कि कहाँ पे क्या चीज होने वाली है, कौन सी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये जब किसी स्टॉक में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, अगर इनकी होल्डिंग बढ़ रही है, दैट मीन्स उस स्टॉक में कुछ ना कुछ अच्छा होने के अपॉर्चुनिटीज है। या इनकी होल्डिंग्स कम हो रही है तो उस स्टॉक में कुछ ना कुछ खराब होने की भी चांसेस हो सकते हैं। बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा हो सकते हैं, हाँ, होते नहीं बोला मैंने। पॉसिबिलिटी, हर चीज देखिए, स्टॉक मार्केट में हर चीज की एक पॉसिबिलिटी रहती है। श्योरिटी किसी चीज की नहीं है। यहाँ पे श्योरिटी किसी चीज की नहीं है। आपको कोई ऐसा नहीं मिल सकता जो आपको श्योरली बोल दे कि हाँ ये पक्का होगा। हो सकता है, जो होगा बोलता है डाउटफुल है। मेरी नजर में वो डाउटफुल है। तो पॉसिबिलिटी यहां होती है कि एफआईआईज अगर होल्डिंग्स कम कर रहे हैं तो वहां पे कुछ पक्का ऊपर नीचे होने के चांस, संभावना है। सेम होती है डीआईआई की होल्डिंग्स। डीआईआई मतलब क्या? हमारे इंडिया में डीआईआई मेजरली होते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज। इनके पास भी टीम होती है, फंड मैनेजर होता है। जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग आगे चल के उनके फंड मैनेजर होते हैं जो पूरे फंड्स को मैनेज करते हैं। वो एनालाइज करते हैं और किन्हीं स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हैं। आगे चल के एक टॉपिक में म्यूचुअल फंड की भी लाऊंगा, जिसमें आपको पूरी म्यूचुअल फंड की कहानी बताऊंगा कि कैसे क्या म्यूचुअल फंड वर्क करता है। तो बेसिक कंसेप्ट आप जान लीजिए कि यहाँ डीआईए की होल्डिंग्स का अर्थ है म्यूचुअल फंड कंपनीज की होल्डिंग। अब म्यूचुअल फंड कंपनीज की होल्डिंग भी सेम पैटर्न होती है एफआईआई होल्डिंग के जैसे, क्योंकि उनके पास भी टीम रहती है, एनालिस्ट रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। तो उनकी भी होल्डिंग अगर बढ़ रही है तो अच्छी बात है, और कम हो रही है तो नुकसान है। अगला आ जाता है रिटेलर होल्डिंग। रिटेलर मतलब कौन? हम आप, हम सब रिटेलर की कैटेगरी में आते हैं। तो रिटेलर का होल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए नहीं होता है क्योंकि बहुत से अधिकतर रिटेलर्स को स्टॉक मार्केट का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। बहुत से लोग टिप पे चले जाते हैं, बहुत से लोग इसका उसका फैमिली फ्रेंड्स किसी का सुन लिए, इन्वेस्ट कर दिए। तो उनका होल्डिंग्स का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं रिटेलर्स में जो स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा सीख के, पूरा जान के, पूरा नॉलेज रख के काम करते हैं। तो ऐसे रिटेलर्स कम होते हैं। तो रिटेलर की होल्डिंग अगर बढ़ रही है और एफआईआई या प्रोमोटर की होल्डिंग कम हो रही है, वहां कंपनी में खतरा है। वहां कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पंप एंड डंप का सीन भी दिख सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अब पंप एंड डंप क्या होता है?
बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। एक न्यूज फैलाया जाता है, सपोज एक न्यूज फैलाया जाता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इसको बाई कीजिए, इसको अच्छा है, वो इसकी ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा है वैसा है, बाई कीजिए। अब उसमें क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी पोजीशन बना के बैठे हुए रहते हैं वहां पे। अब उसको प्रमोट किया जाता है, फुलाया जाता है, जैसे बैलून देखे ना, बैलून में हवा भरा जाता है, हवा भर के फुलाया जाता है, उसको बड़ा किया जाता है। तो वो वैसे ही उसको प्रमोट किया जाता है। अब रिटेलर्स क्या होते हैं कि जो जो इंसान, रिटेलर्स मतलब मैं सबकी बात नहीं बोल रहा हूँ, जो ये टिप्स पे जाते हैं या फैमिली फ्रेंड्स का सुन के इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, अरे इसमें ये बोल रहा है, इसको तो अच्छा पता है, चलो इसको खरीद लेते हैं। सब उसमें घुसना चालू हो जाते हैं, तो नेचुरली उसका प्राइस ऊपर जाना शुरू होता है। अब जब वो प्राइस ऊपर जाना शुरू होता है, एक लेवल तक आता है, तब वो जो पहले जिसने पोजीशन बना के रखा था, वो बड़ा अमाउंट लेके बैठा था, वो तुरंत वहां से निकल जाता है प्रॉफिट लेके। और जैसे ही वो प्रॉफिट लेके बाहर निकलता है, स्टॉक का प्राइस सीधा ऊपर से नीचे। तो जैसे ही वो नीचे आया, रिटेलर खत्म। तो ये होता है पंप एंड डंप का सीन। तो रिटेलर का होल्डिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बस ये हमको नजर रखना चाहिए कि प्रोमोटर होल्डिंग और एफआईडीआईज की होल्डिंग के से रिटेलर की होल्डिंग कहीं ज्यादा तो नहीं है, वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। अब आ जाते हैं पीयर कंपैरिजन पर। पीयर कंपैरिजन क्या होता है, हमको एक कंपनी का कंपटीटिव एडवांटेज देखना है, एक कंपनी कंपटीशन में कहां पर खड़ी है, उसमें हमको हर चीजों को पीयर टू पीयर कंपैरिजन करना पड़ता है। जैसे पी रेशियो हो गया, आरओसी हो गया, आरओई हो गया, पीजी रेशियो हो गया, करंट रेशियो हो गया, ये सब चीजों को हम पीयर टू पीयर कंपेयर करें। उस लेकिन पीयर कंपैरिजन उसी सेक्टर का, जो कंपनी, देखिए अगर कोई टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, तो हम उसको साबुन बनाने की फैक्ट्री से कंपेयर नहीं कर सकते। हमको उसको टेक्नोलॉजी वाले शेयर से ही कंपनी से ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो पीयर कंपैरिजन में एक बात ध्यान रखिएगा कि उसी सेक्टर से हमको कंपेयर कंपेयर करना है। रेशियोज को कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने बोला आपको, आरओसी हो गया, पीजी हो गया, पी रेशियो हो गया, आरओई हो गया, ये सब रेशियोज को हमको कंपेयर करके चलना पड़ेगा। हाँ, फाइनेंशियल्स को कंपेयर करेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कहाँ पे है, प्रॉफिट परसेंटेज किसका ज्यादा है, किसका कम है, सेल्स परसेंटेज किसका ज्यादा है, किसका कम है, किसकी सेल्स ग्रोथ है, किसका नहीं है। ये सब चीजें हमको हमेशा कंपेयर करना चाहिए पीयर कंपैरिजन में, ताकि हमको एक मार्केट में जो कंपनीज की कंपटीशन हो रही है, वो कंपटीशन में कौन आगे है, इसका हमको पता चल लग सके। अब अगला आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालिसिस पे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालिसिस ये होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दो चीजें दिखती हैं, एक इनकम और एक एक्सपेंस। जैसे कि मैंने आपको बोला, सेल्स, सेल्स आपका मेजर इनकम है। इनकम हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, एक्सपेंस कम होना चाहिए। एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है, उसका रीजन भी मैंने पहले बताया अभी आपको। तो एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है, तो वो चिंताजनक बात कई बार नहीं भी होनी चाहिए और कई बार होनी भी चाहिए। तो उसका कारण आपको जानना चाहिए कि एक्सपेंस क्यों बढ़ रहा है। एक और चीज आ जाता है डेप्रिसिएशन। एक मशीन लगी है, वो लगातार मशीन घिस रही, रगड़ रही, घिस रही, रगड़ रही, काम चल रहा है उस पे, लेकिन उसका लोहा घिस रहा है, तो उसका डेप्रिसिएशन भी तो आना जरूरी है ना। एक समय के बाद में वो खराब हो जाएगी मशीन, तो उसको डेप्रिसिएशन वैल्यू को हमको जोड़ना पड़ता है वहां पे। वो डेप्रिसिएशन बहुत जरूरी है कि कंपनी में डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा आ रहा है क्या, वो हमको देखना जरूरी है। अगला आ जाता है ओपीएम। ओपीएम सेम, मैंने अब आपको पहले बताया ओपीएम का कंसेप्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस में हमको ये सब चीजें देखना है कि इनकम, कितने तरह की इनकम है, एक्सपेंस, कितने तरह के एक्सपेंस है, कौन से इनकम को, कई बार देखेंगे आप अदर इनकम या अदर एक्सपेंसेस। तो अदर इनकम में और अदर एक्सपेंसेस अगर ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो डिस्क्लोज्ड नहीं रहती, वो हमारे सामने डिस्क्लोज नहीं की एक किस चीज से इनकम आ रहा है,
या किस चीज पे एक्सपेंस हो रहा है। तो अदर जहां पे ज्यादा होने लग जाता है, वहां कर्तव्य की घंटी बनती चालू हो जाती है। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब कंपनी की एनालिसिस। हमेशा आप कंपनी जब स्टॉक को लेंगे, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप उसके वेबसाइट को चेक कीजिए कि कंपनी की वर्किंग क्या है, किस फील्ड में वो काम कर रही है, कंपनी कैसे काम करती है, क्या वर्किंग स्ट्रक्चर है उसके काम करने का, उसके मैनेजमेंट कैसी है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है, या फिर कोई इनएक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है, बच्चे को बैठा दिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे हैं, उनके एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको नॉलेज है कि नहीं, उस फील्ड का उनको नॉलेज है कि नहीं। तो ये सब हमको देखना पड़ता है। कंपनी कितनी पुरानी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कंपनी अगर पुरानी है और सस्टेन कर रही है मार्केट में, दैट मीन्स कंपनी में कुछ दम है। नई कंपनी कई बार अच्छी होती है। अभी आजकल स्टार्टअप्स का जमाना है, कई कंपनी अच्छा खासा स्टार्टअप्स बन जा रहे हैं, लेकिन नई कंपनी पे थोड़ा सा भरोसा करना सोच समझ के करना चाहिए। हाँ, अच्छी कंपनी है तो बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल अच्छी बात है उसको भरोसा करना। कंपनी की क्या क्या प्रोजेक्ट चल रही है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के बेस पे ही उनकी सेल्स बढ़ेगी। तो हमेशा जाके देखना पड़ता है कंपनी की क्या क्या प्रोजेक्ट चल रही है और आने वाली क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये सब चीज हमको देखना जरूरी है। कंपनी की पॉलिसीज क्या है भाई, उनके स्टाफ खुश है, क्योंकि बिना स्टाफ के तो कंपनी चल नहीं सकती। उनके स्टाफ अगर खुश रहेंगे तभी वो कंपनी अच्छा चलेगी। तो कंपनी की पॉलिसीज क्या है वो भी हमको जानना जरूरी है। कंपनी की पॉलिसीज स्टॉक होल्डर के लिए भी सही होना चाहिए। कंपनी डिविडेंड देगी या नहीं देगी, या डिविडेंड देके कंपनी डिविडेंड की जगह में कंपनी स्प्लिट कर रही है, क्या कर रही है, वो चीजें हमको जानना जरूरी है। इसीलिए कंपनी का एक एनालिसिस होना आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अगला हो जाता है ऑर्डर बुक। कंपनी के पास क्या क्या ऑर्डर है, अभी ऑनगोइंग ऑर्डर क्या क्या चल रहे हैं, नए ऑर्डर क्या क्या मिले हैं जिसपे काम होना बाकी है, और आगे चल के क्या ऑर्डर मिल सकता है, या कंपनी किसी के साथ डील कर रही है कि हाँ हम आपसे नेगोशिएट कर रहे हैं, आप हमको ये ऑर्डर चाहिए, तो उस पे भी नजर बनना चाहिए। क्योंकि ऑर्डर जितना कंपनी को मिलेगा उतना कंपनी का काम आगे बढ़ेगा, उतनी कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये सब चीज हमको कंपनी का परफॉर्मेंस बताती है। तो बेसिकली ये सब हमारे बेसिक चीजें हो गई। अब हम एक दो एनालिसिस करके देखेंगे कि कैसे कंपनी का हम एनालिसिस कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एनालिसिस करके देखेंगे। इसके ऊपर मैं एक और छोटा सा वीडियो, अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि ये आपको चाहिए, तो हम मैं एक दो चार शेयर्स के पूरी तरह से एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए आपको। तो हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं जिस कंपनी का भी एनालिसिस कर रहा हूँ वो मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट ऐसे ही मैंने कुछ कंपनीज को उठा लिया है और उसके एनालिसिस में कर रहा हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं अदानी पोर्ट्स का। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी एनालिस्ट नहीं, ये मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। अब देखिए, हमने यहाँ पे देखा इसकी आरओसी कितनी है, 12.9। इसकी आरओई कितनी है, 18.1। मतलब ज्यादा है, अच्छा है, अच्छा है। पहले हमने फेस वैल्यू पढ़ा था, फेस वैल्यू इसका 2 रुपए है। हाँ, 2 रुपए से कंपनी की अभी की प्राइस कितनी चल रही है, 1534 रुपए। हाँ, अब इसमें देखिए पीबी रेशियो भी दिया हुआ है हमको, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.28, जो कि अच्छी बात है, कम है। प्राइस टू अर्निंग थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। हाँ, अब हम देखेंगे कि कंपनी के पीयर कंपैरिजन क्या है। अब देखिए, कंपनी की पीयर कंपैरिजन में ये तीन कंपनी आ रही है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट,
गुजरात पीपा पोर्ट। हाँ, तो इसके देखिए करंट प्राइसेस इतने हैं, मीडियन कितनी आ रही है 318.05, वहां से हमारा अदानी पोर्ट्स का प्राइस बहुत अच्छा है। पी देख लीजिए, पी इसका बहुत ज्यादा है 59.29, इसका थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर प्राइस के बेस पे देखा जाए तो इसका पी कुछ बुरा नहीं है। हाँ, मार्केट कैप भी इसका बहुत अच्छा है। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज 0.39 है, तो डिविडेंड यील्ड इसका ज्यादा है, ये इसका डिविडेंड यील्ड परसेंटेज ज्यादा है। प्रॉफिट वेरिएंट 552.80 है, मतलब प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है कंपनी। इसकी नेगेटिव में है प्रॉफिट वेरिएंट, मतलब ये कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। हाँ, ये नेट प्रॉफिट क्वार्टर इतना करोड़ रुपए है। सेल्स इसका भी अच्छा है 7559, सेल्स बाकी के मुकाबले सेल्स बहुत ज्यादा अच्छा है। सेल्स वेरिएंट 21%, सेल्स बढ़ी हुई है। आरओसी देख लीजिए इसका, आरओसी भी इसका अच्छा है, जबकि इसके आरओसी ज्यादा है, इसकी आरओसी कम है, लेकिन फिर भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आ जाते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेस पे अगर देखा जाए, ये देखिए सेल्स, सेल्स जून में, जून 21 में 4,557 करोड़ रुपए था, थोड़ा कम हुआ यहाँ पे सितंबर में, दिसंबर में थोड़ा फिर बढ़ा, फिर मार्च में बढ़ा, जून 2022 में और बढ़ा, सितंबर 22 में और बढ़ा, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ। अब हम अगर ऐसे देखते जाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ जून अगर 2021 से मार्च 2024 तक देखेंगे तो हमारा आ गया, ये बढ़ा ही हुआ है। एक्सपेंसेस उस मुकाबले में अगर देखेंगे कंपैरिजन जून से और अभी का, तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। हाँ, मात्र 550 600 करोड़ के आसपास बढ़ा है, जबकि अगर ये देखेंगे 2000 करोड़ के सेल्स 2000 करोड़ के आसपास बढ़ गए, तो नेचुरल बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ गया है यहाँ पे। तो ओपीएम परसेंटेज धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, यहाँ से थोड़ा सा भले डाउन हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है यहाँ पे। ये अदर इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, इंटरेस्ट भी कम है। हाँ, तो नेट प्रॉफिट हम अगर देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये देखिए मैंने जो बोला था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो ओवरऑल इसने रिकवर करके आगे कर लिया है। तो हो सकता है यहाँ पे उसका हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे उसका कुछ प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा हो, या फिर रिजर्व के फंड्स जरूरत पड़े हो। हाँ, और ये मार्च 2023 की बात है, जब हिंडनबर्ग का कहानी आया, वो भी ध्यान में रखना है। तो ये उसका इफेक्ट भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट भी अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो बढ़ रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, देख लीजिए। अब देखिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए इक्विटी कैपिटल बढ़ रहा है, रिजर्व्स, रिजर्व्स भी धीरे धीरे अच्छा खासा रिजर्व बढ़ रहा है। देखिए जून मार्च 2013 से अगर देखेंगे, अगर लास्ट क्वार्टर से भी देख, लास्ट साल से भी देखिए, ये एनुअली दिया हुआ है, लास्ट साल से देखिए 3,000 करोड़ का रिजर्व बढ़ा हुआ है, और मार्च 2024 में ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ बढ़ गया है। बोरोइंग्स भी बढ़ रही है, लेकिन 23 और 24 में थोड़ा कम हुआ है यहाँ पे। भले यहाँ पे थोड़ी सी बोरोइंग्स बढ़ी है 2022 और 23 में, लेकिन यहाँ से फिर कम होना चालू हो गया, मतलब डेप्ट रिपेमेंट चालू हो चुका है। अदर लायबिलिटीज भी थोड़ी बढ़ी है, हाँ, शायद ग्रोथ के कारण है, वो हमको देखना जरूरी है। तो आज थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जा रहा है, तो
इसलिए मैं इसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगा। एक ही स्टॉक आपको पूरी तरह से अच्छे से एनालाइज़ करके बता दूँगा। आगे अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि आपको एक कुछ स्टॉक्स के अच्छे से एनालाइज़ करके चाहिए पूरी तरह से, तो कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उस चीज़ को पूरी तरह से मैं एग्जाम्पल के सहित सहित बताऊं आपको, तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं बिल्कुल अगले वीक में आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं, सब्सिक्वेंटली बढ़ रहे हैं, अच्छे से बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। CWIP भी बढ़ रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। एसेट्स बढ़ रहे हैं, इसके लायबिलिटीज भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक है। बोरोइंग्स अगर बढ़ रहे हैं तो कम भी हो रहे हैं वहां से। कैश फ्लो, कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैश फ्लो भी धीरे धीरे मार्च 2022 से 23 से 24 में अच्छा खासा बढ़ गया, कैश अच्छा खासा आ गया इनके पास। तो जबकि थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ से गया था, लेकिन यहाँ पे उसने पॉजिटिव कर लिया, मतलब रिकवर कर लिया। नेट कैश फ्लो अच्छा खासा आ गया है। तो बेसिकली ये चीजें हमको देखनी जरूरी है। अब देखिए होल्डिंग्स, होल्डिंग पैटर्न। होल्डिंग पैटर्न में देखिए ये स्टेबल है, यहां से इसने स्टेबल स्टेट एक्वायर कर लिया और ये बढ़ गया है। तो प्रोमोटर अपनी होल्डिंग को बरकरार रखे हुए एक जगह पे स्थिर है, 63 से 65 66 के आसपास में स्थिर है। तो दैट मीन्स कंपनी को कोई लॉन्ग टर्म में इश्यू नहीं होना चाहिए। प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी में भरोसा है। FIAs की होल्डिंग देखिए, FIAs की होल्डिंग अगर देखेंगे, थोड़ा सा बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ा, फिर सब्सिक्वेंटली बढ़ा, फिर घटा, फिर थोड़ा सा घटा बढ़ा। तो ये भी घटने बढ़ने पे ही चल रहा है आसपास। तो बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब जो गवर्नमेंट की होल्डिंग, DIS की होल्डिंग भी देखिए, DIS की होल्डिंग भी वैसे ही आपका थोड़ा सा घट रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, थोड़ा सा घट रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ी सी घटने की तरफ दिख रहा है। ये शायद मुझे लग रहा है थोड़ा सा न्यूज बाउंड भी हो सकता है। तो DIS की होल्डिंग थोड़ी सी घट रही है इसमें। गवर्नमेंट की होल्डिंग देखिए, पहले 0.03% था, अब गवर्नमेंट ने पूरी होल्डिंग निकाल दी है। तो गवर्नमेंट की होल्डिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इस फील्ड। रिटेलर की होल्डिंग देखिए, पब्लिक रिटेलर की होल्डिंग देखिए, यहाँ बढ़ा था, फिर घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो ये थोड़ा सा फर्क रिटेलर की होल्डिंग में पड़ रहा है। तो बेसिकली ऐसे आपका एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरा आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस वीडियो से कुछ ज्ञान ले सकें, और आप भी ज्ञान लीजिए। प्लीज जो सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि एक लाइक या कमेंट आप कर दीजिए, ताकि मुझे भी लगे हाँ, लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा दिल से मोटिवेशन मिले। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। धन्यवाद।